जब कोई छोटे से गांव से निकलकर दुनिया पर छा जाता है तो वह सिर्फ बिजनेस नहीं करता, वह भरोसा बनाता है। कई बिजनेसमैन ने शेयर मार्केट में अपनी ताकत दिखाई, करोड़ों का प्रॉफिट कमाया, लेकिन एक चीज है जो हर कोई नहीं कमा पाया, लोगों का ट्रस्ट। और यही वो जगह है जहां टाटा परिवार सबसे अलग खड़ा नजर आता है। यह सिर्फ एक बिजनेस हाउस नहीं, बल्कि एक ऐसा नाम है जिसे लोग अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। जब टाटा का कोई प्रोडक्ट बाजार में आता है, चाहे वो गाड़ियां हो, होटल्स हो, स्टील हो या रोज की कोई चीजें, लोग उसे सिर्फ खरीदते नहीं, उसे अपनाते हैं। क्योंकि टाटा कभी अपने ग्राहकों को कस्टमर नहीं समझता, वो उन्हें अपने परिवार की तरह देखता है। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे उसी रिश्ते की जहां बिजनेस सिर्फ लेन देन की नहीं होता, सिर्फ एक एहसास होता है, जहां प्रॉफिट से ज्यादा मायने रखता है भरोसा, और जहां बिजनेस का असली मतलब है ट्रस्ट। आज हम उन कहानियों को जानेंगे, उन प्रिंसिपल्स को समझेंगे जिन्होंने टाटा शब्द को ट्रस्ट का दूसरा नाम बना दिया। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल प्राइम माइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी शुरू होती है 19वीं सेंचुरी के इंडिया से। एक ऐसा इंडिया जो गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था। हर तरफ ब्रिटिश हुकूमत का पहरा, और इंडियंस के लिए बिजनेस तो दूर, सिर उठाकर चलना भी मुश्किल था। इसी माहौल में 3 मार्च 1839 को गुजरात के नवसारी में एक पारसी परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, जमशेद जी नुशरवानजी टाटा। उनके पिता नुशरवानजी अपने खानदान में पहले थे जिन्होंने पंडित का काम छोड़कर बिजनेस की राह चुनी, और वही हिम्मत, वही लीग से हटकर चलने का जज्बा जमशेद जी को विरासत में मिला। छोटी उम्र में ही वो मुंबई आ गए और पढ़ाई पूरी की, लेकिन उनका दिमाग किताबी ज्ञान से कहीं आगे की सोच रहा था। वो अपने चारों ओर एक ऐसे देश को देख रहे थे जिनके पास सब कुछ था, फिर भी वो दूसरों पर डिपेंडेंट था। उन्होंने देखा कि इंडिया का सबसे अच्छा कॉटन इंग्लैंड भेजा जाता है, जहां से कपड़ा बनकर वापस इंडिया आता है और कई गुना ज्यादा कीमतों पर हमें ही बेचा जाता है। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता था। उन्होंने ठान लिया था कि इस पिक्चर को वो बदल देंगे। 1868 में सिर्फ 21,000 रुपए की कैपिटल से उन्होंने अपनी एक ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। उस दौर में इतनी छोटी रकम में कोई इतना बड़ा सपना देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। उन्होंने एक दिवालिया हो चुकी ऑयल मिल खरीदी, उसे कॉटन मिल में बदला, कुछ साल चलाया और फिर अच्छे प्रॉफिट में बेच दिया। लेकिन जमशेद जी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वो तो इंडिया को इंडस्ट्रियल रूप से सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहते थे। उन्होंने एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जिसके 3 बड़े पिलर्स थे। पहला, एक वर्ल्ड क्लास आयरन एंड स्टील कंपनी। जमशेद जी जानते थे कि स्टील के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। उस वक्त इंडिया स्टील के लिए पूरी तरह से ब्रिटेन पर डिपेंडेंट था। इसी सोच ने टाटा स्टील की फाउंडेशन रखी, जो आगे चलकर इंडिया की इंडस्ट्रियल रीढ़ की हड्डी बनी। दूसरा, एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। जमशेद जी मानते थे कि इंडिया का असली सोना चांदी उसके युवा हैं। वो जानते थे कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमें अपने ही देश में बेहतरीन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बनाने होंगे। उन्होंने अपनी आधी से ज़्यादा पर्सनल प्रॉपर्टीज डोनेट कर दी, ताकि एक ऐसे इंस्टीट्यूट बन सके जो साइंस की पढ़ाई में दुनिया में सबसे आगे हो। इसी सपने से जन्म हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर का। और तीसरा पिलर, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। वो जानते थे कि फ्यूचर की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिजली के बिना अधूरी है। उन्होंने मुंबई के पास वेस्टर्न घाट की नदियों की ताकत को पहचाना और एक ऐसे प्रोजेक्ट का सपना देखा जो मुंबई को 24 घंटे रोशन कर सके। ये सिर्फ बिजनेस प्लान नहीं थे, ये एक गुलाम देश को अपने पैरों पर खड़ा करने का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। जमशेद जी टाटा सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, बल्कि एक नेशनल बिल्डर थे, जो समय से 100 साल आगे की सोच रखते थे। टाटा के ट्रस्ट की कहानी एक होटल के बिना अधूरी है। एक ऐसा होटल जो सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि इंडिया के सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल। यह कहानी है ताजमहल पैलेस होटल की। कहते हैं कि एक बार जमशेद जी टाटा मुंबई के सबसे शानदार होटल में से एक वॉटसन्स होटल गए, लेकिन उन्हें दरवाजा पर ही रोक दिया गया। वजह, होटल के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। यह इंसल्ट सिर्फ जमशेद जी की नहीं थी, यह पूरे इंडिया की इंसल्ट थी। उस एक पल में उन्होंने फैसला कर लिया, वो एक ऐसा होटल बनाएंगे जो ना सिर्फ वॉटसन होटल से ज़्यादा शानदार होगा, बल्कि पूरी दुनिया में इंडिया की शान बनेगा।
एक ऐसा होटल जहां कोई भी इंडियन सिर उठाकर जा सके। उन्होंने दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्ट्स को बुलाया और 1903 में जब ताजमहल पैलेस होटल बनकर तैयार हुआ तो ये इंडिया का पहला ऐसा होटल था जिसमें बिजली थी, अमेरिकन फैन थे और जर्मन लिफ्ट थी। ये वॉटसन होटल से कहीं ज्यादा ग्रैंड था। लेकिन जमशेद जी ने सिर्फ एक होटल नहीं बनाया था, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को एक खामोश लेकिन पावरफुल जवाब दिया था कि इंडियंस जो चाहे वो कर सकते हैं और किसी से भी बेहतर कर सकते हैं। ताज होटल सिर्फ ईंट पत्थर की बिल्डिंग नहीं है, ये उस इंसल्ट के बदले में पैदा हुआ सेल्फ रिस्पेक्ट है। 1904 में जमशेद जी टाटा दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका सपना जिंदा रहा। उनके बाद की जनरेशन ने उन सपनों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया और इस कड़ी में सबसे चमकदार नाम है जहांगीर रतन जी दादा भोई टाटा, यानी JRD टाटा। JRD टाटा इंडिया के पहले लाइसेंस्ड पायलट थे और हवाई जहाजों का जुनून उनके खून में दौड़ता था। 1932 में उन्होंने इसी जुनून को एक नई डायरेक्शन दी और टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की। उन्होंने खुद कराची से बॉम्बे तक मेल से भरा एक छोटा विमान उड़ाकर एयरलाइंस का उद्घाटन किया। यही टाटा एयरलाइंस आगे चलकर इंडिया की नेशनल एयरलाइंस एयर इंडिया बनी। JRD ने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने इंडिया को पंख दिया। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने एक के बाद एक नए मुकाम हासिल किए। 1945 में टाटा मोटर्स बनी, फिर टाटा केमिकल्स आया और TCS की एस्टैब्लिशमेंट के साथ टाटा ने इंडिया को IT की दुनिया के मैप पर ला खड़ा किया। JRD के 50 साल की लीडरशिप में टाटा ग्रुप 14 से बढ़कर 95 कंपनीज का एक विशाल एम्पायर बन गया। लेकिन JRD ने सिर्फ कंपनीज का एक्सपेंशन नहीं किया, उन्होंने जमशेद जी के प्रिंसिपल्स को और मजबूत किया। वो मानते थे कि एक कंपनी की असली दौलत उसकी मशीन्स नहीं बल्कि उसके एम्प्लॉयज होते हैं। आपको शायद जानकर यह हैरानी होगी कि टाटा ने अपने एम्प्लॉयज के लिए 8 आवर्स वर्क डे, पेड लीव और प्रोविडेंट फंड जैसी फैसिलिटीज तक लागू कर दी थी। जब अमेरिका और यूरोप के कई देशों में इसके बारे में कानून तक नहीं बने थे, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए जमशेदपुर जैसा पूरा शहर बसाया, जहां स्कूल, हॉस्पिटल और पार्क सब कुछ था। ये पॉलिसीज किसी कानून के दबाव में नहीं बल्कि इंसानियत के नाते बनाई गई थी और यही वो चीज है जो टाटा को दूसरे से अलग करती है। JRD टाटा को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए 1992 में इंडिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाले वो इंडिया के कुछ गिने चुने लीडर्स इंडस्ट्रियल्स में से एक थे। 1991 में जब रतन टाटा ने ग्रुप की बागडोर संभाली तो इंडिया बदल रहा था। लिबरलाइजेशन का दौर था और कंपनसेशंस ग्लोबल हो चुका था। कई लोगों को शक था कि क्या रतन टाटा जैसा शांत स्वभाव का व्यक्ति इन चैलेंजेस का सामना कर पाएगा, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ सामना किया बल्कि टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर बना दिया। उनके दौर की 3 कहानियां टाटा के कैरेक्टर को पूरी तरह बयां करती है। पहली कहानी है जैगवार और लैंड रोवर की। साल 1999 में टाटा मोटर ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिगा लॉन्च की थी, लेकिन वो मार्केट में चल नहीं पाई। कंपनी को भारी नुकसान हो रहा था। एडवाइजर ने रतन टाटा को कार डिवीजन्स बेचने की सलाह दी। भारी मन से रतन टाटा और उनकी टीम अमेरिका में फोर्ड मोटर्स के हेडक्वार्टर गए। वहां फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड के साथ मीटिंग का एक्सपीरियंस बहुत कड़वा रहा। कहा जाता है कि बातों बातों में रतन टाटा और उनकी टीम को यह महसूस कराया गया कि उन्हें पैसेंजर कार बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और फोर्ड ये डील करके उन पर एक एहसान कर रही है। ये बात रतन टाटा को चुभ गई। उन्होंने डील कैंसिल की और पहली फ्लाइट से इंडिया लौट आए। उन्होंने फैसला किया कि वो टाटा मोटर्स को बेचेंगे नहीं बल्कि इसे सक्सेसफुल बनाकर दिखाएंगे। और फिर समय का पहिया घूमा। ठीक 9 साल बाद 2008 में हिस्ट्री ने एक अद्भुत करवट ली। जिस फोर्ड कंपनी ने कभी टाटा का अपमान किया था वो खुद दिवालिया होने की कगार पर आ गई। इस बार विल फोर्ड अपनी टीम के साथ टाटा के हेडक्वार्टर्स बॉम्बे हाउस आए। वो अपनी घाटे में चल रही जैगवार और लैंड रोवर को टाटा को बेचना चाहते थे। रतन टाटा ने वो दोनों ब्रांड्स खरीद लिए और डील साइन होने के बाद बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी ये दोनों कंपनीज खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा चाहते तो उस दिन पुरानी इंसल्ट याद दिला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यही टाटा की पहचान है। दूसरी कहानी है एक आम आदमी के सपने की। ये कहानी है टाटा नैनो की। रतन टाटा ने एक बार बारिश में एक ही स्कूटर पर एक परिवार को भीगते हुए जाते देखा। उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा
क्या मैं इस परिवार को एक सेफ कार नहीं दे सकता? इसी सोच से 2009 में टाटा नैनो का जन्म हुआ। लखटकिया कार। इसका मकसद दुनिया की सबसे सस्ती कार बनाना नहीं था। इसका मकसद था इंडिया के आम आदमी के सपने को पूरा करना। भले ही नैनो कॉमर्शियल बहुत सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन इसके पीछे की सोच ने करोड़ों इंडियंस का दिल जीत लिया। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कहानी है जो बताती है कि टाटा सिर्फ एक बिजनेस क्यों नहीं है। ये कहानी है 26/11 मुंबई आतंकी हमले की। 26 नवंबर 2008 की रात जब टेररिस्ट ने मुंबई पर अटैक किया तो उनका एक मुख्य निशाना था ताज होटल। जैसे ही रतन टाटा को खबर मिली, वह तुरंत ताज होटल के बाहर पहुंच गए। वहां वह खुद डटे रहे और सिक्योरिटी फोर्स को गाइड करने लगे। उन्होंने एक सख्त निर्देश दिया, एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचना चाहिए, चाहे होटल को कितना भी नुकसान क्यों ना हो। उन्होंने फंसे हुए लोगों की जान बचाने के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी को दांव पर लगा दिया, यानी होटल को बम से उड़ाने की इजाजत दे दी। उस भयानक रात में जब होटल के अंदर गोलियां चल रही थी, तब भी ताज के कर्मचारी अपनी जान बचाकर भागे नहीं, वह मेहमानों की ढाल बनकर खड़े रहे। कई कर्मचारियों ने मेहमानों को बचाते हुए अपनी जान दे दी। हमले के बाद की कहानी टाटा की लीडरशिप को और भी मजबूत बनाती है। उन्होंने ना सिर्फ घायलों का इलाज पक्का किया, बल्कि पूरे स्टाफ का भी ख्याल रखा। वो होटल के जीएम करमवीर कांग, जिन्होंने इस हमले में अपना पूरा परिवार खो दिया था, के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और पूरे स्टाफ का हौसला बढ़ाया। रतन टाटा ने जो किया वो कॉर्पोरेट हिस्ट्री में अद्भुत है। जब तक होटल बंद रहा, उन्होंने अपने हर एम्प्लॉय को पूरी सैलरी दी। उन्होंने हमले में मारे गए कर्मचारी के परिवार की पूरी जिम्मेदारी ली, उनके बच्चे की पढ़ाई से लेकर परिवार के जीवन भर के मेडिकल खर्च तक। उन्होंने सिर्फ अपने कर्मचारियों की नहीं, बल्कि होटल के बाहर जो ठेले वाले और छोटे दुकानदार हमलों से प्रभावित हुए थे, उन सब की भी आर्थिक मदद की। और सिर्फ 21 महीनों में उन्होंने ताज होटल को फिर से बनवाकर उसे पहले से भी ज्यादा शान से खड़ा कर दिया। एक इंटरव्यू में जब रतन टाटा से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था, वो हमारी जिम्मेदारी थे। और इसी अपनेपन ने टाटा को वो भरोसा दिया जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती थी। तो सवाल फिर वही है, लोग टाटा पर आंख बंद करके ट्रस्ट क्यों करते हैं? इसका जवाब टाटा ग्रुप के यूनिक स्ट्रक्चर में छिपा है। टाटा ग्रुप की मेन होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स का 66% हिस्सा टाटा ट्रस्ट के पास है, जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स है। इसका सीधा मतलब यह है कि टाटा ग्रुप जो भी प्रॉफिट कमाता है, उसका 2/3 हिस्सा वापस समाज की भलाई पर खर्च हो जाता है। यह पैसा देश भर में हॉस्पिटल बनाने, स्कूल्स को चलाने, गरीब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने और कैंसर रिसर्च को फंड करने जैसे हजारों कामों में लगता है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो लाखों कैंसर मरीजों का कम खर्च में इलाज करता है, इसी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। जब कोई कंपनी अपनी प्रॉफिट का सबसे बड़ा हिस्सा समाज को लौटा देती है, तो वह सिर्फ एक कंपनी नहीं रह जाती, वो समाज का एक अटूट हिस्सा बन जाती है। टाटा की कहानी इंडिया की कहानी है। यह कहानी बताती है कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि वैल्यू के साथ भी किया जा सकता है। आज जब हम टाटा का नमक खाते हैं या टाटा की गाड़ी चलाते हैं, तो हम सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम उस ट्रस्ट को खरीदते हैं जिसे जनरेशन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से सींचा है। रतन टाटा ने एक बार कहा था, अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आपको दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलिए। टाटा ग्रुप 150 साल से पूरे देश को अपने साथ लेकर चल रहा है, और शायद इसलिए यह सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि इंडिया के सेल्फ कॉन्फिडेंस की कहानी है। अगर टाटा की यह कहानी आपको भी इंस्पायर करती है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपको टाटा की कौन सी बातें सबसे अच्छी लगती है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल प्राइम माई को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।